जरा सोचिए, घर पर कोई मेहमान आ जाए और उसे भूखा न सोना पड़े, तो हम पड़ोसी से थोड़ा सा मतलब करीब 1.25 किलो गेहूं उधार ले लेते हैं। बिल्कुल, एक आम सी बात है। हाँ, लेकिन क्या इतनी सी बात किसी इंसान की आगे आने वाली कई पीढ़ियों को गुलाम बना सकती है? सुनने में तो एकदम नामुमकिन सा लगता है। वही ना, मुंशी प्रेमचंद की कहानी 1.25 सेर गेहूं के हमारे आज के इस गहन विश्लेषण का यही सबसे डरावना सच है। सही कहा। कि कैसे एक कर्जदाता मतलब एक मामूली से कर्ज को हथियार बनाकर किसी की पूरी जिंदगी पर कब्जा कर लेता है। और ये कहानी ना असल में कर्ज के उस मकड़जाल का एक तरह का ब्लूप्रिंट है जो आज भी काम करता है। तो इसमें होता क्या है कि मुख्य पात्र शंकर, जो एक बेहद गरीब किसान है, वो मेहमान साधु को खिलाने के लिए विप्र महाराज से वही 1.25 सेर गेहूं लेता है। हाँ, बस 1.25 सेर। पर मुझे यहाँ ना एक गणित समझ नहीं आ रहा। 1.25 सेर मतलब आज के हिसाब से 1.25 किलो। शंकर फसल काटने पर 1.5 पसेरी मतलब लगभग 7 किलो गेहूं वापस भी कर देता है। बिल्कुल, उसने ब्याज समेत वापस किया। फिर 7 साल बाद अचानक विप्र महाराज उसे 5.5 मन का कर्जदार कैसे घोषित कर देते हैं? मतलब ये 5.5 मन आखिर होता कितना है? सारा खेल ना इसी गणित में छिपा है। 5.5 मन का मतलब है करीब 200 किलो से भी ज्यादा। बाप रे, 200 किलो! हाँ, मतलब जो गेहूं उसने लिया था वो 7 साल में लगभग 170 गुना बढ़ गया। 170 गुना! और वो भी बिना किसी लिखा पढ़ी के। अरे ये तो आजकल की उन हिडन और कंपाउंडिंग सब्सक्रिप्शन फीस की तरह है जो मतलब अकाउंट से चुपचाप कटती रहती हैं। हाँ, और इंसान को तब पता चलता है जब वो पूरी तरह दिवालिया हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन शंकर ने इस धोखे का विरोध क्यों नहीं किया? क्या उसे ये साधारण सा गणित समझ नहीं आया? देखिए, अशिक्षा तो सिर्फ एक पहलू है। असली हथियार था वो धार्मिक खौफ। धार्मिक खौफ? हाँ, उस समय ना ग्रामीण समाज में ये बात गहराई तक बैठी थी कि अगर ब्राह्मण का कर्ज नहीं चुकाया तो सीधे नरक जाना पड़ेगा। ओ, मतलब धर्म का डर। बिल्कुल, विप्र ने इसी डर को भुनाया। उसने जानबूझकर शुरू में कोई लिखा पढ़ी नहीं की। अच्छा। क्योंकि उसे वो एक बार का उधार वापस चाहिए ही नहीं था। उसे तो एक स्थायी गुलाम चाहिए था। पर जो मैंने कहानी में पढ़ा उसके हिसाब से तो शंकर इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो लड़ता है। हाँ, वो अपनी तंबाकू की इकलौती लत छोड़ देता है, भूखा सोता है और कठोर तपस्या करके साल भर में 60 रुपए जोड़ लेता है। जो जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। तो जब उसने ये 60 रुपए विप्र के सामने रखे, तब तो ये किस्सा वहीं खत्म हो जाना चाहिए था ना? यहीं पर मनोविज्ञान का सबसे क्रूर खेल शुरू होता है। विप्र उसे आजाद करने के बजाय पूरा हिसाब न होने का बहाना बना देता है और 15 रुपए और मांग लेता है। हाँ, ये ना बिल्कुल एक मकड़ी के जाले की तरह काम करता है। शिकार जाले से निकलने के लिए जितनी ताकत लगाता है वो उतना ही और उलझता जाता है। यानी जब इंसान को लगे कि वो बस आजाद होने ही वाला है, ठीक उसी पल गोल पोस्ट खिसका दिया जाए। बिल्कुल सही। ये तो किसी को भी अंदर से तोड़ देगा, मतलब उसकी सारी मेहनत बेकार। और यही वो मानसिक प्रहार था जिसने शंकर की उम्मीदों को हमेशा के लिए कुचल दिया। बहुत दुखद है। इस झटके के बाद वो गहरे अवसाद में चला जाता है और गांजे चरस के नशे में डूब जाता है। बाप रे! यहाँ तक कि उसका अपना परिवार ही टूट जाता है। कर्ज के इसी भयंकर तनाव के कारण उसका भाई मंगल उससे अलग हो जाता है। और इसके बाद तो वो जाल पूरी तरह कस जाता है। 3 साल बाद वो कर्ज बढ़कर 120 रुपए हो जाता है। हाँ, और शंकर को अपनी आजादी गिरवी रखनी पड़ती है। वो हर दिन सिर्फ आधी सेर जौ के बदले विप्र का बंधुआ मजदूर बन जाता है, उम्र भर के लिए। लेकिन मुझे यहाँ एक बात बहुत खटक रही है। 20 साल तक वो इसी तरह पिसता है और मरने के बाद उसका जवान बेटा भी उसी कर्ज के कारण गुलाम बन जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी की गुलामी। और बाँव ये सब देख रहा था, क्या किसी ने कुछ नहीं कहा? कोई तो बोला होगा। नहीं, गांव वाले विप्र की पीठ पीछे बुराई जरूर करते थे, लेकिन सामने से कोई एक शब्द नहीं बोलता था। अजीब बात है। इसे हम ना सामूहिक चुप्पी कह सकते हैं। गांव में सबको कभी ना कभी महाजन से काम पड़ता ही था। तो मतलब सब अपने स्वार्थ में चुप थे। हाँ, इसी मौन सहमति ने महाजन की ताकत को इतना बढ़ा दिया कि किसी भी तरह के सामूहिक विरोध की गुंजाइश ही खत्म हो गई। इसका मतलब है कि ये सिर्फ विप्र का लालच नहीं था, बल्कि पूरे समाज का वो ढांचा था जो उस शोषण को जिंदा रखे हुए था। बिल्कुल। 1.25 सेर गेहूं तो बस एक शुरुआत थी। असली खेल तो उस इंसान के आत्मसम्मान को कुचलकर उसे हमेशा के लिए अपना मोहताज बनाने का था। जब आर्थिक निर्भरता और समाज की ये चुप्पी एक साथ मिल जाती है ना, तो शोषण का एक ऐसा सिस्टम तैयार होता है जो पीढ़ियों तक चलता रहता है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है।
आज के इस गहरे विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं, बिल्कुल। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। अगर उस दौर में बिना कागज पत्तर का एक छोटा सा कर्ज एक बेटे को जीवन भर के लिए शारीरिक और आर्थिक रूप से बांध सकता था, तो आज के इस आधुनिक युग में हम अनजाने में अपने पूर्वजों के ऐसे कौन से अदृश्य कर्ज या सामाजिक समझौते चुका रहे हैं जिन्होंने आज भी हमारी वैचारिक स्वतंत्रता को किसी न किसी रूप में कैद कर रखा है? सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गहराई से विचार करने की जरूरत है।